हाय एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी कि कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक यानी कि कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है, यानी कि सम इम्पोर्टेंस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अब कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है एथेनॉल। क्या? एथेनॉल। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जो एथेनॉल होता है वो दो कार्बन युक्त कंपाउंड होता है, जिसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वो क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2 CH3 CH2OH, यानी कि दो कार्बन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो गया? एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल कैसा होता है, यानी कि इसका कलर क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब जो एथेनॉल होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है? द्रव होता है, यानी कि जो कमरे का तापमान पर रखते हैं तो ये द्रव के रूप में पाया जाता है। फिर क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है उसको अपन सामान्यतः शराब कहते हैं। क्या? शराब। या अपन क्या कि जो दारू होता है, दारू वो एथेनॉल का बना होता है, यानी कि शराब को अपन एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, यानी एथेनॉल का जो सामान्य नाम है वो क्या अपन शराब कह सकते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो एल्कोहलिक द्रव होते हैं, अन्य कोई भी एल्कोहलिक द्रव होंगे, यानी कि एल्कोहलिक द्रव होती है, यानी कि एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, उनमें ये एक सक्रिय विलायक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। क्या? एथेनॉल। ठीक है, अब जो एथेनॉल होता है वो उसका प्रयोग अपन दवाई में भी करते हैं, दवाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टिंचर आयोडीन आपने सुना होगा, टिंचर आयोडीन, या कफ सिरप जो होता है उसमें भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो एथेनॉल होता है वो जल के सभी प्रारूपों में विलायक के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है, या फिर इसको अपन विलय के रूप में, या फिर ये सभी प्रारूपों में विलय होता है, या अपन कहें ये घुल सकता है, यानी जल किसी भी प्रकार का जल लें उसमें ये विलय हो सकता है, यानी कि घुल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो एथेनॉल होता है, शुद्ध एथेनॉल यानी कि प्योर जो एथेनॉल होता है वो मृत्यु का कारण भी बन सकता है, यानी कि यदि अपन एथेनॉल को 100% यदि क्वालिटी है जो एथेनॉल की वो ले रहे हैं तो वो मृत्यु का कारण भी बन सकती है। ठीक है, यानी कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। अब अपन पढ़ेंगे एथेनॉल की विशेषता, यानी कि एथेनॉल के गुण धर्म क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इथेनॉल है उसकी जो अभिक्रिया है, यदि अपन सोडियम के साथ करवाएं तो क्या होता है, यानी कि सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब जो इथेनॉल होता है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सॉल्ट का निर्माण करता है। ठीक है, और उसके साथ H2 गैस भी बनाता है, यानी कि जब अपन इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाएंगे तो ये सोडियम सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस है वो प्रवाहित करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। कैसे? जैसे यदि अपन ले लें CH3 CH2OH, यानी इथेनॉल, इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं Na से, यानी कि सोडियम से। ठीक है, तो दो अणु इसके ले रहे हैं, दो अणु सोडियम के ले रहे, तो ये बनेगा
2CH3 CH2O Na+H2। ठीक है, यानी कि जब अपन सोडियम के साथ इथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम सॉल्ट का निर्माण होता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस है वो भी निकलती है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि ऐसी अभिक्रिया पड़ती है जिसमें जो एथेनॉल है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देती है, यानी कि जो एथेनॉल है उससे या एथिन या फिर एथाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे एथिन का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। यानी कि जो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें यदि जो एथेनॉल है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे रहा है तो किस प्रकार से वो अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो जो जैसे अपन ने एथेनॉल है CH3 CH2OH, इसको यदि अपन 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 यानी कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो अपन को एथिन प्राप्त होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उससे अपन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहा है। तो ये दो अभिक्रियाएं एथेनॉल की मेन अभिक्रियाएं या अपन कह सकते हैं ये दो मुख्य अभिक्रियाएं है। ठीक है, अब इसके उपयोग क्या क्या है, यानी कि इथेनॉल के उपयोग क्या क्या है। तो जो इथेनॉल होता है उसको अपन ईंधन के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं, यानी कि जो इथेनॉल होता है उसको अपन ईंधन के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी होती है तो उसमें अपन जैसे पेट्रोल और डीजल डालते हैं उसी प्रकार अपन इससे एथेनॉल से भी उसको गाड़ी को चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो गन्ना होता है वो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को किसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कहाँ होता है, गन्ने में होता है। ठीक है, अब जो गन्ना होता है उसमें क्या होता है कि जो गन्ने का रस प्राप्त होता है उसका अपन प्रयोग करते हैं मोलासेज बनाने में। ठीक है, अब ये मोलासेज क्या होता है कि जो मोलासेज होता है इसका यदि अपन किण्वन करवाएं यानी कि फर्मेंटेशन करवाएं, इसका किण्वन करवाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जब गन्ने के रस के द्वारा अपन मोलासेस का निर्माण कर रहे हैं तो जो मोलासेस है यदि अपन उसका फर्मेंटेशन करवाएं या फिर किण्वन करवाएं तो अपन को एथेनॉल प्राप्त होता है। अब अपन दूसरा कार्बन का यौगिक ले रहे हैं इथेनोइक एसिड। कौन सा, इथेनोइक अम्ल या फिर इथेनोइक एसिड। ठीक है, जो इथेनोइक एसिड होता है इसका जो सामान्य नाम होता है यानी कि सामान्य नाम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी कि एसिटिक अम्ल। और जो एसिटिक अम्ल होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सदस्य होता है, यानी कि COOH समूह का ये सदस्य होता है। ठीक है, अब जो एसिटिक अम्ल होता है वो क्या करता है कि जैसे 5 से 8% यदि एसिटिक अम्ल का यानी कि एथेनोइक अम्ल का जो जलीय विलयन है उसको अपन विनेगर कहते हैं। यानी कि 5 से 8% जो एथेनोइक अम्ल का जो जलीय विलयन है उसको अपन विनेगर कहते हैं। और जो विनेगर होता है उसका अपन प्रयोग प्रिजर्वेशन में करते हैं। कहाँ करते हैं, प्रिजर्वेशन में इस विनेगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर जो एथेनोइक एसिड होता है या फिर एसिटिक एसिड होता है इसका जो गलनांक होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है या अपन कहें MP जो होता है वो 290 केल्विन होता है। यानी कि 290 केल्विन है, इसका मतलब ये बहुत कम है। इसलिए जब सर्दी के मौसम में जो ये एथेनोइक एसिड होता है वो जम जाता है, यानी कि सर्दी के मौसम में ये एथेनोइक एसिड जम जाता है। ठीक है, अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यानी कि COOH समूह युक्त जो भी अम्ल होगा
वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। लेकिन जो मिनरल एसिड है यानी कि खनिज अम्ल है, कौन से खनिज अम्ल है, जैसे HCl है तो या फिर H2SO4 है, तो इस प्रकार की जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, या फिर अपन कहें कि ये प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन जो COH समूह के जो युक्त जो अम्ल होंगे वो वीक एसिड होंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन सी? एस्टरीकरण अभिक्रिया, या फिर इसे अपन कहें कि एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब एसिड और या फिर अपन कहें जो अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा, अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा यदि एस्टर का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे CH3 CH2OH, ये क्या हो गया? एल्कोहल हो गया, एथेनॉल हो गया। अब इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे एसिड या फिर अपन कहें कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? एथेनोइक एसिड। तो ये हो गया CH3COOH। ठीक है, अब यदि इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन तो प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। इसके साथ ही अपन को जल प्राप्त होता है, यानी कि H2O। इसके साथ ही जल भी प्राप्त होता है, यानी कि जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया एसिड से करवाते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं तो उसके द्वारा अपन को एस्टर प्राप्त होता है और एस्टर के साथ जल भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपन इसका नामकरण करना चाहे तो इसको अपन एथेनो एस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए CH3CO। ठीक है, तो ये हो गया CH3CO। अब क्या बचा? ये हो गया CH3CH2O, ये हो गया CH3CH2O, यानी कि इतना भाग इसका और इतना भाग इसका, ये तो बन गया एस्टर। पीछे क्या बचा? OH और H, ये हो गया H2O। अब क्या होता है कि जो एस्टर होते हैं वो सुगंध युक्त होते हैं, यानी कि जो एस्टर होते हैं वो सुगंधित होते हैं, यानी कि इनमें स्मेल आती है, यानी कि ये होते हैं स्मेलिंग सब्सटेंसेज होते हैं। ठीक है, अब यदि ये स्मेलिंग सब्सटेंसेज है तो सीधी सी बात है इसका उपयोग क्या होगा? परफ्यूम बनाने में होगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो दूसरे फ्लेवर्ड सब्सटेंसेज है उनमें भी एस्टर का अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब एस्टर को अपन सारीय माध्यम में या फिर कोई सार के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एक लवण का निर्माण होता है, यानी कि जब एस्टर को अपन जैसे क्षार, जैसे अपन ले लें NaOH, जब एस्टर को अपन किसी सार के साथ गर्म करते हैं या जैसे NaOH के साथ गर्म कर रहे हैं तो अपन को कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा। ठीक है, और इसके साथ अपन को क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसे अपन साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया या फिर सैपोनिफिकेशन। इसको सैपोनिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण प्राप्त हो रहा है इसको अपन कहाँ प्रयोग में लेते हैं? साबुन बनाने में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन का एस्टर कौन सा था? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब यदि अपन इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं या फिर इसकी अभिक्रिया जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है, ये वाला अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये हो गया CH3COONA, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद अपन को प्राप्त होगा क्या, एल्कोहल। तो एल्कोहल कौन सा है, CH3CH2OH। तो यहाँ पे देखिए ये ONA तो जुड़ गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप के साथ, और जो H है वो CH3CH2O के साथ जुड़ गया, तो एल्कोहल का निर्माण कर रहा है। यानी कि ये अभिक्रिया क्या हो गई, सैपोनिफिकेशन अभिक्रिया, जिसके द्वारा अपन साबुन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, यदि वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि ये तो थी अपनी तीसरी अभिक्रिया है, क्षार के साथ अभिक्रिया। अब एथेनोइक अम्ल की तीसरी अभिक्रिया वो है क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विथ बेस, यानी कि एक क्षार के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो आपने देखा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट का निर्माण करते हैं और उसके साथ जल बनाते, वाटर बनाते, ठीक है। तो जो एथेनोइक एसिड है वो एक प्रकार का एसिड है, जब ये बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो सीधी सी बात है एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि लवण बनाएगा, और उसके साथ ही जल का भी निर्माण करेगा, ठीक है। जैसे ये हो गया CH3COOH प्लस बेस कौन सा ले लिया अपन ने, NaOH, तो ये हो गया NaOH। अब जब ये अभिक्रिया होगी तो एक सॉल्ट बनेगा, यानी कि CH3COONA, यानी कि ये तो हो गया क्या, लवण या फिर सॉल्ट, और इसके साथ क्या बनेगा, वाटर, यानी कि जल। इस प्रकार से जो एथेनोइक एसिड होता है वो यदि क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक लवण का निर्माण करेगा और उसके साथ ही जल भी बनाएगा। अब अपन एथेनोइक अम्ल की तीसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसमें यदि ये कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जब एथेनोइक अम्ल है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा, ठीक है। जब ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके साथ ही इसमें एक सॉल्ट बनता है जिसे अपन सोडियम सॉल्ट कहेंगे, ठीक है, सोडियम एसीटेट, यानी कि ये एक प्रकार का सॉल्ट है, ठीक है। और उसके साथ ही जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, यानी कि जब एथेनोइक अम्ल है वो कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट का निर्माण करेगा और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण करेगा, ठीक है। जैसे अपन ले रहे हैं 2CH3COOH, यानी कि ये हो गया एथेनोइक अम्ल, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन कार्बोनेट के साथ, यानी कि कार्बोनेट कौन सा ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, तो ये हो गया Na2CO3, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब जब अपन इस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल से करवा रहे हैं तो अपन को एक तो प्राप्त होगा सोडियम एसीटेट और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि ये हो गया 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब जब अपन इसकी एथेनोइक अम्ल की CH3COOH इसकी अभिक्रिया करवा रही है हाइड्रोजन कार्बोनेट से, कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं अपन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। जब अपन इसकी एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हैं
तो अपन को एक तो प्राप्त होता है CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट, और उसके साथ ही अपन को कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है और जल भी प्राप्त होता है। यानी कि अपन सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब एथेनोइक अम्ल के साथ करवाते हैं तो अपन को सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब अपना अगला यौगिक है वो है 4 नंबर पे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अपन फ्रियोन भी कहते हैं। क्या? फ्रियोन, ठीक है। अब आप नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि जो इसमें क्लोरीन भी आएगा और फ्लोरीन भी आएगा और उसके साथ कार्बन भी आएगा। यानी कि कार्बन का ज्ञापन कहें, कार्बन के क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ जो यौगिक होंगे, जो कंपाउंड्स होंगे, उनको अपन क्या कहेंगे? CFC कहेंगे, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहेंगे। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण कैसे होता है? जैसे अपन CCl4 है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया यदि अपन HF से करवाएं यानी कि हाइड्रोजन या फिर फ्लोरो हाइड्रोजन से करवाएं या फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन से करवाएं तो अपन को क्या प्राप्त होगा? एक तो CCl3F यानी कि फ्रियोन प्राप्त होगा, या अपन कहें CFC प्राप्त होगा, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट है और कार्बन भी प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया CFC, ठीक है। और इसके साथ अपन को प्राप्त होगा HCl। क्यों? क्योंकि इसमें 4 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन H के साथ बाहर निकल जाएगा और 3 क्लोरीन बच जाएगी और F इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर इसका अपन नामकरण कैसे करते हैं, यानी कि फ्रियोन का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। अब फ्रियोन का नामकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले फ्रियोन लिखते हैं और उसके बाद XYZ। यहाँ पे जो X है वो होता है हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, ठीक है। और जो Y होता है वो होता है कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। और जो Z होता है यानी कि Z होता है वो होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि CCl3F में आप देखते हैं कि X का मान कितना है। X यानी कि हाइड्रोजन का मान कितना है, तो हाइड्रोजन का मान कितना है? 0, हाइड्रोजन है ही नहीं। फिर आता है Y मतलब कार्बन, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। और फिर बच्चा क्या? फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 1, यानी कि इसको अपन क्या कहेंगे? फ्रियोन 11, ठीक है। अब जो फ्रियोन होता है, अब अपन फ्रियोन के उपयोग क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फ्रियोन के उपयोग, ठीक है। अब फ्रियोन का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, ठीक है। तो पहला इसका उपयोग करते हैं अक्रिय विलायक के रूप में या फिर अक्रिय विलायक के रूप में, या अपन कहें अनरिएक्टिव सॉल्वेंट, या फिर इसे अपन कह सकते हैं निष्क्रिय विलायक, या फिर अपन कहें ऐसा विलायक जिसमें कोई भी अभिक्रिया न हो, यानी कि अक्रिय विलायक के रूप में करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग। उसके बाद जो एयर कंडीशनर होती है, या फिर अपन कहें एसी, या फिर रेफ्रिजरेटर यानी अपन कहें फ्रिज, ठीक है। और जो शीतागृह होती है, शीतागृह या शीतागार, जहाँ पे वस्तुओं को ठंडा करने के लिए रखा जाता है, तो उनमें अपन इसका फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? प्रशीतक के रूप में। यानी कि जो कूलिंग, जैसे आलू वगैरह की सब्जी, आलू वगैरह होते हैं, वो उनको अपना सड़ने से बचाने के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर रूम को अपन क्या कहते हैं? शीतागार कहते हैं, क्योंकि वहां पर वो आलू
ठंडे रहते हैं यानी उनका तापमान कम रहता है, तो वहां पर जो प्रशीतक होता है वो क्या होता है, फ्रीऑन होता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपन ने कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।